आज हम विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में बात करेंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंग से 3 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग फर्स्ट बुक का ये लास्ट यूनिट है या लास्ट चैप्टर आप कह सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग को अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को शॉर्ट में EMW कह सकते हैं। तो शॉर्ट में जब कभी भी हम EMW लिखेंगे मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में बात कर रहे होंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंग, अब हम सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय तरंग पे बाद में आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये तरंग होता क्या है, ये वेव क्या है। तो वेव क्या होता, तो किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को हम लोग तरंग कहते हैं। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ क्या कहलाता, तरंग कहलाता। उत्पन्न विक्षोभ तरंग कहलाता है, तरंग कहलाता है। ये तरंग जो है डिस्टरबेंस इन द मीडियम होता है। ये तरंग क्या होता है, तो किसी भी माध्यम में जो डिस्टरबेंस होता है वो तरंग होता है। ये तरंग 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग को अंग्रेजी में बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। ये मैकेनिकल वेव, इस वेव को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो वही ध्वनि हो जाएगा। जैसे हम लोग साइकिल में जो घंटी बजाते हैं वो यांत्रिक तरंग का ही एग्जाम्पल होगा। या कहीं भी जलाशय में हम पत्थर मारते हैं तो वहाँ भी जल के ऊपर जो एक वेव उत्पन्न होता, डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता, वो भी यांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल है। या गिटार में जो तनी हुई तार है उसको जब हम ट्विस्ट करते हैं तो वो भी वहाँ से जो आवाज़ आता है गिटार में या वायलिन में, तो वो भी यांत्रिक तरंग का ही एग्जाम्पल है। इस यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एक होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग ये कहाँ से उत्पन्न होता, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग आवेशित कण के त्वरित गति के कारण उत्पन्न होता। कोई भी आवेश है अगर वो त्वरण के साथ गति कर रहा हो यानी एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रहा हो तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस वेव को चलने के लिए माध्यम हो या नहीं हो कोई ज़रूरी नहीं है। माध्यम के अलावा निर्वात में भी ये तरंगें उत्पन्न हो सकती है। इसका एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो प्रकाश यानी लाइट एक तरीके का विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश के लिए, प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने के लिए माध्यम हो तो भी अच्छा है, माध्यम नहीं भी हो तो निर्वात या हवा में भी आसानी से ट्रेवल कर सकता है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है, प्रकाश। तब हम विद्युत चुम्बकीय तरंग की स्रोत के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक लाइन में हमने कहा है कि आवेशित कण के गति की वजह से त्वरित गति, यानी आवेशित कण जब त्वरण के साथ गति कर रहा हो, एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी कई बार सवाल आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग का गुण। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग का गुण क्या होगा, इस गुण के बारे में अगर हम बात करें तो पहला बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग। EMW जब भी लिखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये अनुप्रस्थ तरंगें होती है, अनुप्रस्थ तरंगें होती है। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो ट्रांसवर्स वेव होती है। कैसी वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव का क्या मतलब, इसमें जो
ये तरंग संचरण की जो दिशा होती है उसके लंबवत दिशा में विद्युतीय क्षेत्र सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश कंपित करता हुआ नजर आएगा। ये जैसे मान लें कि हम इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहें कि विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती है तो इसका क्या मतलब, तो हमने कहा कि इसमें विद्युत क्षेत्र सदिश अगर एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के अनुदिश यानी एक्स वाई तल में अगर कंपित करता हुआ नजर आए, जैसे मेढक जैसे उछल रहा हो, तो मेढक उछल रहा हो तो मान लेते हैं कि एक्स वाई एक्सिस में उछल रहा हो, तो ये एक्स वाई एक्सिस एक्स वाई प्लेन के में ये कंपित करता हुआ नज़र आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जैसे मान लीजिए एक्स जेड प्लेन यानी सांप जैसे रेंगता हो, सांप जैसे धरातल पर रेंगता हो, तो ये जैसे ज़मीन के तल पे रेंग रहा हो सांप, तो उस दिशा में यानी मैग्नेटिक फील्ड एक्स जेड तल में मैग्नेटिक फील्ड एक्स जेड तल में कंपित कर रहा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई तल में कंपित कर रहा होगा। इसमें अगर हम देखना चाहें तो ये E क्रॉस B इज इक्वल टू के वेक्टर होता है। E वेक्टर क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। B वेक्टर क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। और के वेक्टर क्या? तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव है यानी तरंग संचरण की दिशा है। कई बार इससे सवाल भी आ जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में कंपित कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उस दिशा में कंपित कर रहा है, तरंग संचरण की दिशा किधर होगी? तो इसको A क्रॉस B मतलब जैसे I क्रॉस J करके के J क्रॉस के करके आई करते थे, तो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगा करके हम लोग तरंग संचरण की दिशा निकाल सकते हैं। ई क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विद्युत क्षेत्र सदिश। बी क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश। और ये के क्या है? तो तरंग संचरण की दिशा। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है। ये अनुप्रस्थ तरंगें एक्स जेड मतलब अनुप्रस्थ तरंगे में क्या होती है कि सब एक दूसरे के लंबवत, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर एक्स वाई तल में कंपित कर रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक्स जेड तल के दिशा में कंपित करेगा और तरंग संचरण की दिशा एक्स एक्सिस के अनुदिश होगी। अब दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होती है हवा या निर्वात में, ये √1/μ0 इंटू इप्सिलॉन नोट होता है, जिसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल की बात करेंगे तो C = 1/μ इंटू इप्सिलॉन होता है, तो उस माध्यम की ये चुंबकशीलता और विद्युतशीलता होगी। इसका जो मान होगा 3 × 10⁸n करेंगे तो n क्या होगा? तो माध्यम का अपवर्तनांक। क्या होगा? माध्यम का अपवर्तनांक। ये जिस माध्यम में प्रकाश की आपको चाल चाहिए ये उस माध्यम का क्या आएगा? अपवर्तनांक आएगा। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश की चाल प्रकाश की जो चाल है किसी माध्यम में, उस माध्यम में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के रेशियो के बराबर होता है। अगर मान लीजिए हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल देखें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होता है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम और मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम के रेशियो के बराबर हम लोग कर सकते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें न्यूट्रल होती है यानी आवेशहीन होती है, मतलब इसमें कोई आवेश नहीं होती है। अब पांचवा प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये विद्युतीय क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश, विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है यानी विचलित नहीं होती है। विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होती है, मतलब ये डेविएट नहीं करेगा। इसका अगला पॉइंट अगर हम लिखना चाहें तो विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवण ये सब गुण प्रदर्शित करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण होता है, ये सब गुण प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो
कंपन की कला है हमेशा कंपन की समान कला में कंपित करता है, इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। जैसे इसका जो कंपन की कला है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का अगर ओमेगा टी प्लस के एक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड की भी कंपन की कला बिल्कुल सेम टू सेम होगा, इसमें कहीं कोई अंतर की बात नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपन की कला सेम होगा। अगर ये इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बी इक्वल टू बी नोट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स आएगा। अगर ये ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपन की कला, तो मैग्नेटिक फील्ड के कंपन की कला भी ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा। मतलब जितना एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा उतने ही एंगल मैग्नेटिक फील्ड का होगा, ये बात हम लोग याद रखेंगे। इसी का आगे का अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखना चाहें तो विद्युत चुंबकीय तरंग में जो देखने की अनुभूति प्राप्त होती है वो विद्युतीय क्षेत्र सदिश की वजह से, मतलब प्रकाश से जो हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है वो विद्युतीय क्षेत्र सदिश के कारण हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमें जो देखने की अनुभूति प्राप्त होती है वो विद्युतीय क्षेत्र सदिश के कारण। अलग अलग माध्यम में जो प्रकाश की चाल बदल जाती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण की वजह से, मानी विद्युत चुंबकीय गुण की वजह से सभी माध्यम का जो विद्युत चुंबकीय गुण है वो अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग में जो इसके विद्युतीय ऊर्जा घनत्व है, विद्युतीय ऊर्जा घनत्व का औसत मान और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का जो औसत मान है ये बिल्कुल सेम टू सेम होता है। विद्युतीय ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का जो औसत मान है ये बिल्कुल सेम टू सेम होता है। इन सब बातों को याद रखेंगे। लगभग हमने हर एक विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण के बारे में चर्चा कर दिया है। अब जो कुछ भी बचा खुचा रहेगा हम कभी और भी चर्चा कर लेंगे। एक चीज़ और, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, विद्युत चुंबकीय तरंग ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, इन बातों को भी आप याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए विद्युत चुंबकीय तरंग हवा में है, हवा से चलते चलते ये अगर मान लीजिए कांच में चला जाए या जल में चला जाए तो इससे विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो आवृत्ति है ये आवृत्ति नहीं बदलने वाला है, इन बातों को आप लोग याद रखेंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंग से भी कोई न कोई सवाल आ जाता है, इन सब बातों को हम लोग याद रखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश आपस में एक दूसरे के लंबवत कंपित करता है, इसीलिए इसको अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। जबकि हम लोग एक और तरंग के प्रकार पढ़े थे वो जिसमें कि यांत्रिक तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है और वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। उसमें क्या होता कि कंपन के दिशा में ही कंपित करता रहता है। अनुप्रस्थ तरंगे में क्या होता है कि कंपन के लंबवत दिशा, मतलब तरंग संचरण जिस दिशा में होता है उसके लंबवत दिशा में इसकी विद्युतीय क्षेत्र सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश कंपित करते रहते हैं। अब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि इसमें कौन कौन से तरंगे आती है ये हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम लोग एक ट्रिक याद रखेंगे। एक चीज़ और, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो प्रकाश की चाल होती है c इक्वल टू न्यू लेमडा हम लोग लिख सकते हैं। इसी को अगर हमको दूसरे तरीके से लिखना हो तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाय के लिख सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई न्यू, और के जो होता है वेव नंबर होता है, एंगुलर वेव नंबर, तो इसको 2 पाई बटे लेमडा लिख सकते हैं। तो ये जो तरंग संचरण का तरंग का जो वेग होता है c इक्वल टू न्यू लेमडा, या उसी को c इक्वल टू ओमेगा बटे के हम लोग कर सकते हैं। ओमेगा क्या तो कोणीय आवृत्ति और के क्या है तो कोणीय तरंग संख्या या एंगुलर वेव नंबर। तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के बारे में। तो अब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी तरंगें आती है, इसको याद रखना जरूरी है। तो हम याद रखेंगे GX UVIMR। GX UVIMR का क्या मतलब, G मतलब होता है गामा, G मतलब क्या होता है गामा, X मतलब होता है एक्सरे,
एक्स रे, इसको हम लोग एक्स किरण कहते हैं। यू मतलब यूवी रे, यूवी रे को परावैंगनी किरण भी कहते हैं। वी मतलब विजिबल रे, विजिबल रे मतलब दृश्य तरंगें कह सकते हैं। आई मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रे यानी अवरक्त किरण। और एम मतलब होता माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। आर मतलब होता रेडियो वेव, आर मतलब क्या होता रेडियो वेव। तो इसको हिंदी में हम लोग गामा किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गामा किरण। और इसको हम लोग एक्स किरण कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं परावैंगनी किरण। क्या कहते हैं? परावैंगनी, परावैंगनी किरण। और विजिबल रे, इसको हम लोग दृश्य किरणें कहते हैं, दृश्य किरण कहते हैं। और इंफ्रारेड रे, इसको अवरक्त किरण या उष्मा किरण भी हम लोग कह सकते हैं। और इसको हम लोग सूक्ष्म तरंग कहते हैं, सूक्ष्म तरंग। और रेडियो तरंग ये लास्ट में है। हम लोग ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। इसमें कई बार सवाल उल्टा पुल्टा करके पूछता है। इसको उल्टा पुल्टा करके आपको दे देगा, बोलेगा इसको आवृत्ति के घटते क्रम में सजाएं या बढ़ते क्रम में सजाएं, या तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में सजाएं या बढ़ते क्रम में सजाएं। कई बार क्या होता है कि इसका कोई आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य उठा करके दे देगा और आपको पहचानने बोलेगा कि बताइए, ये पहचानिए कि ये कौन सा तरंग है। तो उसके आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के रेंज से आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा तरंगे हैं। और उस तरंग को कई बार पहचान करके कई बार उसके स्रोत के बारे में पूछ देगा कि इस तरंग का स्रोत क्या है या इसका उपयोग क्या है। तो सीबीएसई बोर्ड में भी और बिहार बोर्ड में भी, दोनों बोर्ड में इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। जैसे कौन सी तरंगे हैं, पहले इसको पहचानिए और आइडेंटिफाई करके फिर इसका उपयोग बताइए। कई बार क्या होता है कि ऐसे पूछ देता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग लिखें। तो एक्चुअल में ये विद्युत चुंबकीय तरंग में ही ये सारे तरंगे हैं, तो सबका उपयोग, इसमें से किसी का भी अगर उपयोग लिख देंगे तो सारे विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग आ जाएगा। तो हालांकि हम एक बात और बात करें, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये हवा या निर्वात में। तो इस सभी तरंगे की हवा या निर्वात में चाल सेम होगी। या किसी एक माध्यम में बात करें जैसे जल में, तो जल में भी सभी तरंगों की प्रकाश की चाल सेम होगी। क्यों? चूँकि सभी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, तो तरंग की चाल किसी भी माध्यम में फिक्स होता है, घटने बढ़ने वाला नहीं है। चाहे वो गामा किरण हो कि दृश्य किरण हो कि सूक्ष्म तरंग हो, कोई भी तरंग हो। हाँ, आवृत्ति घटता बढ़ता है या तरंगदैर्घ्य घटता बढ़ता है। तो आवृत्ति यानी इसका जो हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी वो HZ में लिखेंगे यानी हर्ट्ज में लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति किस चीज़ में लिखेंगे? इन HZ, हर्ट्ज में लिखेंगे। और ये जो तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य को अगर हम लिखेंगे ये वेवलेंथ, तो वेवलेंथ को हम मीटर में लिखेंगे। वेवलेंथ को किस चीज़ में लिखेंगे? इन मीटर। वेवलेंथ को मीटर में लिखेंगे, ये हर्ट्ज में लिखेंगे। अब बात है आवृत्ति, आवृत्ति होगा कितना? तो आप लोग याद रखेंगे, अगर आवृत्ति को निकाल लिए तो तरंगदैर्घ्य निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि C = न्यू लैम्डा होता है। तो लैम्डा = C/न्यू। C का तो वैल्यू हवा या निर्वात में फिक्स होता कितना? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 3 × 10⁸, इसमें आवृत्ति का वैल्यू अगर आप रिप्लेस कर देंगे, प्लेस करेंगे, तो आवृत्ति के वैल्यू प्लेस करने से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। मतलब कहीं कहीं आवृत्ति का वैल्यू अगर याद हो गया तो तरंगदैर्घ्य का वैल्यू निकालना बिल्कुल आसान है। अब है कि गामा किरण की आवृत्ति का रेंज क्या है। तो थोड़ा सा अलग अलग बुक में इसका रेंज अलग अलग शिफ्ट करता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम जो बता रहे हैं वो लगभग में आवृत्ति उतना ही आएगा, थोड़ा सा घटेगा बढ़ेगा, आगे पीछे एक आध डिजिट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपका सवाल गलत नहीं होगा अगर इस रेंज को आप लोग याद रखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि गामा किरण का जो आवृत्ति होती है 10⁻21 HZ से लेकर के 10⁻18 HZ होता है। ये 3 × 10⁻21 से लेकर के 3 × 10⁻18 HZ तक होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक ट्रिक याद रखते हैं, 3210। आप लोग भी ये ट्रिक याद रखेंगे, 3210425। इस ट्रिक के माध्यम से आवृत्ति का रेंज याद रह जाएगा।
ये 10⁻21 हर्ट्ज से ये स्टार्ट होता है गामा किरण की आवृत्ति, और कहाँ तक जाएगा ये हम देखेंगे। ये जो 3 है तो पावर का अंतर 3 का आएगा, जैसे 3 × 10⁻18 है तो 3 × 10⁻18 से लेकर के 3 × 10⁻16 तक ये एक्स किरण आएगा, और 3 × 10⁻16 से लेकर के और 3 × 10⁻15 तक ये अपरावैगनी किरणें आएंगी। तो कितनी किरणें आएंगी? परावैगनी किरण है। एक्चुअल में ये जहाँ डिजिट है ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 4 × 10⁻15 से लेकर के 7.5 × 10⁻15 तक ये दृश्य किरणें आएगी। देखिए 3210 याद रखेंगे, जिसके पास 3 इसके पावर का अंतर 3, इसके पावर का अंतर 2, और इसके पावर का जो अंतर है 1, और इसके पावर का अंतर 0। तो याद रखेंगे जिसके पावर के अंतर में 0 आया वहाँ डिजिट चेंज कर गया, 4 से स्टार्ट होगा और ये 7.5 तक जाएगा। ये 4 से स्टार्ट हुआ तो इसका भी लास्ट डिजिट 4 से ही जाएगा, और पुनः 7.5 × 10⁻15 से लेकर के 3 × 10⁻, ये 4 का अंतर है, पुनः 32104 तो 10⁻11, और 3 × 10⁻11 से लेकर के 3 × 10⁻9, और 3 × 10⁻9 से लेकर के और 3 × 10⁻9 से 5 जाएगा, तो ये 4, 3 × 10⁻4 Hz तक ये रेडियो तरंगें होगी। यानी 3 × 10⁻4 Hz से लेके 3 × 10⁻9 Hz तक रेडियो तरंगें, और 3 × 10⁻9 Hz से लेकर के 3 × 10⁻11 Hz तक सूक्ष्म तरंगें। तो याद रखेंगे जो विजिबल दृश्य किरणें हैं, ये दृश्य किरणें जहाँ पावर का अंतर 0 है, यहीं डिजिट का अंतर आया, जिसकी वजह से एक डिजिट यहाँ चेंज किया, एक डिजिट यहाँ चेंज किया, बाद बाकी सब के आगे कोएफिशिएंट में 3 गुना है। अब है कि ये तरंगदैर्घ्य कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए लैम्डा इक्वल टू 3 × 10⁻8 है, आवृत्ति अगर 3 × 10⁻21 रखते हैं तो 3 से 3 कैंसिल, तो 8 में से 21 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 13, 8, 21, तो 10⁻13 से लेकर के 10⁻, ये पुनः 18 करेंगे तो 10⁻−10 मीटर तक, 10⁻−13 मीटर से लेकर के 10⁻−10 मीटर तक ये गामा किरणें होगी, और 10⁻−10 से लेकर के 10⁻−8 मीटर तक ये एक्स किरणें होगी, और 10⁻−8 किरणें से लेकर के तो ये आ जाएगा 3/4 × 10⁻−7, तो ये 0.75 × 10⁻−7, तो ये हो जाएगा 7.5 × 10⁻−8 ये, और 7.5 × 10⁻−8 से लेकर के ये आ जाएगा, कितना आएगा 3/7.5 × 10⁻8 में से 15 जाएगा तो -7, तो ये 0.4, 75 चौका 300, तो 0.4 × 10 तो यह आ जाएगा 4 × 10⁻−8 ये यहाँ तक, और ये 4 × 10⁻−8 से लेकर के पुनः 10⁻−3 और 10⁻−3 मीटर से लेकर के 10⁻−1 मीटर, और 10⁻−1 मीटर से लेकर के 10⁻4 मीटर तक ये जो तरंगदैर्घ्य है, इस बीच में कोई भी तरंगदैर्घ्य आएगा रेडियो तरंगें होंगी, इस बीच में कोई भी आवृत्ति आएगी रेडियो तरंग होगा, इस बीच में कोई भी तरंग आएंगे सारी दृश्य तरंग आएंगे, इस बीच में कोई भी आवृत्ति देगा तो ये सब परावैगनी तरंगें होगी, और इस बीच में कोई भी अगर तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ आएगा तो वो परावैगनी किरण होगी। कई बार इसको आवृत्ति के बढ़ते क्रम में सजाना होगा, तो याद रखेंगे GX UV IMR नीचे से ऊपर जाएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगा,
ऊपर से नीचे आएंगे तो आवृत्ति घटेगा। जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य घटेगा। GX UVIMR करके याद रखेंगे। ऊपर से नीचे आने पे आवृत्ति घटता है और ऊपर से नीचे आने पे तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, और नीचे से ऊपर जाने पे तरंगदैर्घ्य घटता चला जाएगा। यहाँ भी नीचे से ऊपर जाने पर आवृत्ति बढ़ता चला जाएगा। तो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के घटते बढ़ते क्रम में कई बार इसको पूछा जाता है। तो इन सब रेंज को आप लोग अच्छे से याद करके रखेंगे ताकि हर एक सवाल बन सके। अब हम बात करते हैं जितने भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हमने पढ़ी है, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग के उपयोग और इसके स्रोत पूछे जाते हैं। कई बार तो आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि ये कौन से तरंगे हैं और इसका उपयोग क्या है और इसका स्रोत क्या है। तो कौन सी तरंगे हैं पहले पहचानिए, उसके बाद उसका स्रोत। सबसे पहले हम गामा किरणें के स्रोत के बारे में बात करते हैं। गामा किरण का जो स्रोत है, गामा किरण का स्रोत को अंग्रेजी में सोर्स बोलते हैं। ये सोर्स ऑफ गामा क्या है, तो सोर्स ऑफ गामा रे जो है ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है, याद रखेंगे, रेडियो सक्रिय पदार्थ है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ये सोर्स ऑफ गामा रे हैं। अगर हमको गामा किरण का उपयोग पूछ दिया कि इसका उपयोग क्या है, तो गामा किरण का जो उपयोग है ये रेडियोथेरेपी में इसका उपयोग होता है। रेडियोथेरेपी में गामा किरण का उपयोग होता है। कैंसर के इलाज में भी इसका उपयोग होता है। कैंसर के इलाज में इसका उपयोग होता है। और इसका उपयोग हम देखना चाहें तो उद्योग जगत में भी होता है। इसका उपयोग उद्योग जगत में स्टेरलाइज करने में, इंस्ट्रूमेंट वगैरह को स्टेरलाइज करने में, या कई बार उसको डिसइंफेक्ट करने में मतलब उसके वायरस वगैरह को मारने के लिए करते हैं हम लोग। उद्योग जगत में भी गामा किरण का उपयोग किया जाता है। GX गामा किरणें के स्रोत में मेन स्रोत यही रेडियो सक्रिय पदार्थ है। अब एक्स किरण के स्रोत की अगर हम बात करें, यानी एक्सरे का स्रोत क्या होगा, तो एक्सरे के स्रोत में अगर हम भूल जाए तो एक लाइन में लिख सकते हैं कि एक्सरे ट्यूब में। क्या लिख सकते हैं? एक्सरे ट्यूब में। अगर ये एक्सरे ट्यूब नहीं लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं उच्च द्रव्यमानक वाली, उच्च द्रव्यमानक तथा क्वथनांक, उच्च द्रव्यमानक वाली धातु, उच्च द्रव्यमानक वाली धातु जैसे टंगस्टन या मोलिब्डेनम, उच्च द्रव्यमानक वाली धातु पर अति उच्च गतिज ऊर्जा वाले, मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी वाले, गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के प्रहार करने से, इलेक्ट्रॉन के प्रहार से, यानी बम्बार्डिंग करेंगे हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन का, किस पे? तो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल पे, तो वो एक्स किरण डेवलप होगा। एक्स किरण के स्रोत में क्या लिखेंगे? उच्च द्रव्यमानक वाली धातु पर अति उच्च गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का प्रहार करते हैं। ये एक्स किरण का स्रोत है। अच्छा, उपयोग अगर करते हैं तो एक्स किरण का उपयोग आप लोग बहुत देखे होंगे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में हड्डी, किडनी वगैरह के हड्डी के टूटे हुए हड्डी के फोटोग्राफी में, तो इसको सीधा लिख देते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में फोटोग्राफी में। चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग जो देखते हैं टूटी हुई हड्डियों के फोटोग्राफी में, किडनी में जो पत्थर होता है उसकी फ़ोटोग्राफी में, या मान लो गॉल ब्लैडर में जो पथरी वगैरह हो जाता है तो उसके फ़ोटोग्राफी में, या कई बार ट्यूबरकुलोसिस इन द लंग्स उसके फ़ोटोग्राफी में भी हम लोग करते हैं। इसको रवा के अध्ययन में, यानी क्रिस्टल के अध्ययन में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भी, अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मेटल के क्रैक वगैरह को पहचानने में, शाफ्ट के क्रैक वगैरह को पहचानने में भी एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। कि किसका किसका स्रोत हुआ? तो गामा किरण और एक्स किरण का स्रोत और उपयोग हमने देखा। तो GX। अब यूवी रे, तो यूवी रे को हिंदी में परावैंगनी किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैंगनी किरण। ये परावैंगनी किरण के स्रोत के बारे में अगर हम बात करें
तो इसका जो स्रोत है, सोर्स है, ये क्या क्या होगा? तो इसका सबसे अच्छा स्रोत ये सूर्य है। उसके बाद स्पार्किंग में यानी चिंगारी वगैरह में, जब वेल्डर वगैरह को वेल्डिंग करते देखे होंगे, वहाँ जो चिंगारी आता है उस चिंगारी में भी यूवी रे आता है। या कई बार आप लोग कैपेसिटर को चार्ज करके उसके दोनों तार को अगर हम सटाते हैं तो वहाँ भी चिंगारी डेवलप होता है। तो सूर्य में और किसी भी स्पार्किंग में यानी चिंगारी में इसका ये यूवी रे यानी पराबैंगनी किरण उत्पन्न होता है। इसके उपयोग की बात करें तो इसका ढेर सारा उपयोग है। फिंगरप्रिंट के अध्ययन में, गुप्त लेखन में या गुप्त लेख के अध्ययन में। आप लोग एक टॉर्च देखे होंगे जिससे एक कलम होता है, विशेष तरीके के कलम से लिख के उसको टॉर्च जला करके देखते हैं तो पढ़ा जाता है। तो गुप्त लेख के अध्ययन में फॉरेंसिक जांच में इन सब के अलावा अगर हम देखें तो यूवी रे का उपयोग नोट, करेंसी आदि को पहचानने में, नोट, करेंसी, महंगे स्टोन आदि को पहचानने में, तो इन सब को पहचानने में अल्ट्रावायलेट रे का उपयोग किया जाता है। उसके बाद चिकित्सीय औजार के शुद्धिकरण में और पानी को पीने योग्य, पानी के बैक्टीरिया या वायरस को मारने में, पानी के बैक्टीरिया तथा वायरस को मारने में, तो ढेर उपयोग हो गया ये यूवी रे का। अब विजिबल रे का अगर हम स्रोत की बात करेंगे तो अभी कितना हो गया, GXU। अब भी मतलब विजिबल रे यानी दृश्य किरण की अगर स्रोत के बारे में बात करेंगे तो दृश्य किरण के स्रोत के बारे में अगर बात करेंगे तो ये सूर्य आएगा, लैंप आएगा, सूर्य लैंप ETC आ जाएगा। तो ये दृश्य किरण है। अच्छा, इसके उपयोग की अगर बात करेंगे तो वस्तुओं को देखने में क्या होगा, वस्तुओं को देखने में एक ही उपयोग है। लेकिन आप लोग जितना रंग बिरंगा संसार देखते हैं, वो रंग बिरंगा संसार जो दिखता है वो दृश्य किरण के कारण ही दिखता है। अगर ये दृश्य किरणें नहीं हो तो आप लोग जो रंगीन दुनिया देखते हैं, ये दुनिया इतना रंगीन नहीं दिखेगा। क्योंकि सभी वस्तुओं के जो रंग होती है वो किस रंग में आप देखते हैं इस बात पे भी वो डिपेंड करता है। तो GXUV, अब आई यानी इंफ्रारेड रे यानी अवरक्त किरण को अंग्रेजी में इंफ्रारेड रे कहते हैं। इसको हम लोग ऊष्मा किरण भी कहते हैं, हीट रे भी कहते हैं, ऊष्मा किरण भी कहते हैं। इसके स्रोत के बारे में अगर हम बात करें कि इसका स्रोत क्या है यानी सोर्स क्या है, तो इसके स्रोत को जब कभी भी देखना हो तो याद रखेंगे सूर्य भी इसका स्रोत है। और साथ में कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट मतलब गर्म वस्तु, कोई भी जो गर्म वस्तु है उससे अवरक्त किरणें निकलती हैं। और इसके उपयोग की अगर हम बात करें तो रिमोट कंट्रोल में, आप लोग जो घर बैठे रिमोट चलाते रहते हैं, टीवी का जो चैनल वैनल बदलते रहते हैं, उस रिमोट कंट्रोल में भी इसका उपयोग होता है। रिमोट कंट्रोल में इस अवरक्त किरण का उपयोग मांसपेशी के सिकाई में हम लोग करते हैं, मांसपेशियों के सिकाई में। आजकल जैसे आप लोग BP नपाते होंगे तो आपके बाह में लपेट करके एक कपड़े जैसा पंप आउट करके वो BP नापा जाता है। उसी तरीके से आजकल जैसे मान लीजिए कहीं मसल्स में मोच आ गया तो उसको कपड़े लपेट करके और इलेक्ट्रिक के सहारे उसको लाइन सप्लाई दिया जाता है, जिससे वो गर्म होता है। और गर्म होने की वजह से धीरे धीरे उसको सेकाई होता, सेकने से मसल्स में जो स्ट्रेन होता है उस स्ट्रेन में राहत मिलती है। तो रिमोट कंट्रोल में, मांसपेशियों के सेकाई में, जासूसी में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जासूसी में जैसे मिलिट्री पर्पस से हम लोग करते हैं कि युद्ध क्षेत्र में कहाँ सैनिक वैनिक छिपा है, तो उसलिए भी वहाँ भी अवरक्त किरणों का उपयोग होता है। UVI। अब
मतलब सूक्ष्म तरंग के अगर हम स्रोत देखें कि सूक्ष्म तरंग का स्रोत क्या क्या है, तो सूक्ष्म तरंग का जो स्रोत है, सूक्ष्म तरंग का स्रोत, तो सूक्ष्म तरंग के स्रोत में हम लोग क्लाइस्ट्रॉन नाम का एक डिवाइस है, क्लाइस्ट्रॉन कोमा, और एक होता मैग्नेट्रॉन। जैसे साइक्लोट्रॉन आप लोग पढ़े हैं उसी तरीके से एक मैग्नेट्रॉन एक डिवाइस है, क्लाइस्ट्रॉन में कोमा मैग्नेट्रॉन में कोमा गन डायोड में भी ये सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न होती है। अब इसके उपयोग की बात करेंगे तो सूक्ष्म तरंग का जो उपयोग होता है, एक माइक्रोवेव ओवन होता है जिसको सूक्ष्म तरंग भट्ठी कहते हैं, माइक्रोवेव ओवन। इसमें पानी वानी गर्म करने में आजकल ये खूब चलता है, पानी वानी गर्म करने में। ये आग इस पे दिखता नहीं है, लेकिन बर्तन को रखेंगे तो आपका पानी वानी गर्म हो जाता, या दाल उल भी बना लेते हैं कुछ लोग, चाय वाय तो आसानी से बन जाता। तो माइक्रोवेव ओवन में कोमा नेविगेशन यानी नौका संचालन में भी इसका उपयोग होता है। उन सब के अलावा संचार में भी थोड़ा बहुत इसका उपयोग होता है। संचार में जैसे ऑप्टिकल संचार में आसानी से, यानी प्रकाशीय संचार में इसका उपयोग आसानी से सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है माइक्रोवेव में। अब है रेडियो तरंग के स्रोत की अगर हम बात करें तो रेडियो तरंग का स्रोत क्या है, तो रेडियो तरंग के स्रोत के बारे में अगर हम बात करें तो LC दोलित्र, ये LC ओसिलेटर होता है जिसमें इंडक्टर से कैपेसिटर में और कैपेसिटर से इंडक्टर में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहता है। तो इस LC दोलित्र में ये रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है, मतलब रेडियो तरंग डेवलप किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। तो LC ओसिलेटर में यानी LC दोलित्र में इस रेडियो तरंग के उपयोग की बात करेंगे तो हम लोग कम्युनिकेशन में करते हैं, कम्युनिकेशन में यानी संचार तंत्र में कोमा सेल फोन के अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कोमा टेलीविज़न के ब्रॉडकास्टिंग में यानी हम लोग टेलीविज़न पे जो मतलब डिफरेंट चैनल पे प्रोग्राम देखते हैं, तो टेलीविज़न में जो प्रोग्राम का जो ब्रॉडकास्टिंग होता है इसी रेडियो तरंग के हेल्प से होता है। तो मोटा मोटी 3 नंबर का इसमें पूछा जाता है इस पूरे चैप्टर से, जिसमें या तो इसके उपयोग स्रोत से एक आध सवाल रह सकता है, या तो उसके विद्युत चुंबकीय तरंग में से स्पेक्ट्रम में से किसी एक तरंग के आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य को दे देगा, पहचानने बोल देगा, बताइए पहचानिए कौन सा तरंग है, या विद्युत चुंबकीय तरंग के जो विशेषता यानी प्रॉपर्टीज हम बताए हैं उस प्रॉपर्टीज से, और आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द वेव्स, डिफरेंट वेव्स, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, यानी उसके आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य से किरण को पहचानना, और उसके उपयोग और स्रोत। इतना अगर कंप्लीट आप तैयारी कर लेते हैं 3 नंबर पक्का इसमें से आएगा। आजकल क्वेश्चन की संख्या अधिक होती है तो इससे आप ज़्यादा नंबर का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं, चलिए धन्यवाद।